सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और आप सभी का बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं ई पाठशाला के चैनल पे मेरे साथ चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक दल के प्रभुत्व केंद्र के बारे में बताया गया है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे पूरे भारत के अंदर जब हम लोगों ने आज़ादी ले ली थी तो उसके बाद कैसे लंबे समय तक भारत के अंदर एक ही पार्टी का डोमिनेंस चला और उसके बैकएंड में रीज़न क्या रहे थे वगैरह वगैरह चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ क्या कहते हैं ई पाठशाला चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड इफ़ यू लव दिस चैनल तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और नोट्स के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आज नहीं तो कल आपको नोट ज़रूर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो एक अच्छी बात रहती है बच्चों के लिए। तो अब आप नोटिस करेंगे टॉपिक क्या है। इस पूरे चैप्टर के टॉपिक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर पहली बार ऐसा फ्री और फेयर इलेक्शन हमें देखने को मिला कि मतलब एक तरीके का जुआ, समझते हैं जुआ क्या होता है, गैम्बलिंग सभी लोगों ने खेला होगा मुझे लगता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था और ऐसा फ्री और फेयर इलेक्शन उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पीरियड पे हुआ था तो वो एक बहुत ही इनक्रेडिबल था। और यहाँ पे आप देखेंगे डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इतने लंबे समय तक एक ही दल, कांग्रेस पार्टी एक ही दल इतने लंबे समय से राज कर रही थी वो हम देखेंगे। और उस टाइम पीरियड पे क्या जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो आई थी, आ पाई थी या नहीं आ पाई थी वो हम समझेंगे। और उनके अगर आई भी होगी तो उनके क्या कहते हैं पॉलिटिक्स क्या रहा होगा, मतलब उनकी सोच या उनकी राजनीति क्या रही होगी, हम वो देखने की कोशिश करें। मतलब ये भी बहुत इजी चैप्टर है। आपने जब वर्ल्ड वाली बुक को समझ लिया तो इंडिया वाली बुक समझने के लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस समझिए, सुनिए, देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उनको ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको समझ में आए, हमें समझ में आएगा कि आप वीडियो को कितनी ज़्यादा डीपली समझ रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर इंडिया की बात ना करते हुए अगर आप देखें तो हमारे पूरे के पूरे उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे नेशंस आज़ाद हुए थे। तो हम देखेंगे कि 1950 के दशक के टाइम पीरियड में बहुत सारे नेशंस आज़ाद हुए थे, अफ्रीका के भी और साथ में एशिया कंट्री के भी, और उसके बाद भी कंट्रियाँ आज़ाद हुई थी। और आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड पे बहुत सारी कंट्रियों ने अपने देश को चलाने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था। जैसे रशिया का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि शुरुआती समय में ये सारी की सारी कंट्रियाँ नॉन डेमोक्रेटिक थी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि नेशनल यूनिटी थी। मतलब हमारा पूरी तरीके से प्रायोरिटी जो थी, मतलब पूरी तरीके से प्राथमिकता जो थी वो पूरी तरीके से पूरे भारत देश को एक करना। समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई। तो ये नारा नेशनल यूनिटी को दिखाने की कोशिश करता है। और इन दिस लास्ट चैप्टर आपने देखा था कि किस तरीके से भारत देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन दो मुल्कों के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से दो देश अलग हो गए, रातों रात बाउंड्रीज को अलग करना पड़ गया। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस थे और चैलेंजेस को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि हम यूनिटी के ऊपर फोकस करेंगे और इसीलिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंट माना। अगर जिन बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता है तो सिंपल सा शब्दों में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ पे उसकी जनता वोट देके उन्हें चुन सके, तो आप नोटिस करेंगे दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय विच अ रूलर कैन बी इलेक्टेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि क्या हुआ, यानी कि कहने का मतलब लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनेता अपने नागरिकों के द्वारा चुना जाता है और इंडिया के अंदर इसको बखूबी हर 5 साल के अंदर अप्लाई में लाया जाता है। यूपी का अभी इलेक्शन होगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो हमारे सामने चुनौतियां थी, तो हम चुनौतियों से परेशान नहीं हैं पर हम चुनौतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चुनौतियाँ हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पीरियड पे हम डीपली कमिटेड थे कि हमें डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को लाना होगा और हम लाए। लेकिन डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियंस, लेकिन प्रॉब्लम्स थी कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डेमोक्रेसी लाई तो जाएगी लेकिन डेमोक्रेसी को लाने के लिए हम करें क्या, सभी को पता है
हम इस पे हमला करेंगे, हम इस पे हमला करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, लेकिन व्हाट इज़ द वे ऑफ दिस सोल्यूशन? तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोल्यूशन डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए चुनाव करवाना। भारत देश के अंदर चुनाव करवाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करा। और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आप देखें तो सुकुमार सेन इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप याद रखिएगा, एक और चीज छोटी सी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारे भारत देश के अंदर पहले सिंगल बॉडी सिस्टम हुआ करती थी। अब हमारे देश के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अंडर में 2 और ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जाता है। पहले ही अकेला था, लेकिन अब 2 हो गए, 3 हो चुके हैं टोटल। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से ईयर में हुआ था, किस इलेक्शन के टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। तो डेमोक्रेसी के फॉर्म को बनाने के लिए भारत में ये करा गया कि सुकुमार सेन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि किस तरीके से मल्टी या क्या कहते हैं, जो आपके इलेक्शन सिस्टम हो गए, पहले सिंगुलर बॉडी थी, अभी मल्टी बॉडी हो चुकी है, समझ रहे हैं? तो वो आपको बताना है मल्टी बॉडी कब हुई थी, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। लेकिन हमने क्या करा, हमने भारत देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को कायम करने की कोशिश करी जिसमें हमने कहा कि सभी लोगों को इलेक्शन में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर आपको पता है मुन्ना जैसे भैया आए और कह रहे हैं जलवा है हमारा तो हम ही जीतेंगे। तो यू कैन सी दैट इन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने कहा कि उस टाइम पीरियड पे जलवा है हमारा, हम ही जीतेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि देश के लिए सबसे बड़ा जुआ, 15% लोग पढ़े लिखे थे, 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ समथिंग, इसमें स्टैटिक्स बोल सकते हैं, मैं अगर गलत भी हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहा जा सकता है कि उस समय 21 साल की उम्र के लोगों के लिए ये तैयार कर पाना कि फला का लड़का, फलाने की बेटी, फलाने की बहू, ऐसा हमने नाम रखा और हमने कहा कि भैया आप कैपेबल हैं, आप वोट डाल सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पीरियड में तो ऐसे कैसे आप जज कर सकते हैं कि कोई बंदा 21 साल का है। उस टाइम पे 21 साल की उम्र रखी गई थी, ठीक है, 21 साल की उम्र रखी गई थी। और पहला जनरल इलेक्शन अक्टूबर से 1951 से लेके फरवरी 1952 में कंप्लीट हुआ। सो इसीलिए ऐसा कहा जाता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी रैंडमली पार्टियां आई, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा ग्रेट रही, सबसे सुपीरियर रही। तो ये कार्टून आपको अपनी बुक के अंदर देखने को मिलेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आप देखेंगे बहुत सारी हमारे भारत देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि 3200 एमएलए की अपॉइंटमेंट हुई थी। और ऐसा कहा जा सकता है कि 40 करोड़ वोटर्स थे। 40 करोड़ वोटर्स में से 3 लाख लोग इसमें पोलिंग एजेंट बने हुए थे, ऑफिसर्स बने हुए थे, जिनका काम था इलेक्टोरल मतलब वोटिंग लिस्ट तैयार करना। इन ऑफिसर्स को ट्रेन करवाना कि किस तरीके से भैया बटन दबाना है, किस तरीके से पोलिंग बूथ में सभी को लेके आना है, कहाँ सेंटर होंगे, जी किसी को कुछ नहीं पता था। दैट इज़ वाई बहुत बड़ा जुआ था। 15% की आबादी, 15% कितना होता है? इतनी भी आबादी अगर हम कहें तो पढ़ी लिखी ठीक ठाक नहीं थी, तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाए। 3 लाख ऑफिसर इतने पढ़े लिखे, या मतलब कह सकता हूँ ऑफिसर इन द सेंस टीचर ही होते हैं ये लोग, तो इनको समझाना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पीरियड पे ऐसे कैसे तय किया जाएगा कि 21 वर्ष का बंदा यही होगा, है ना। अच्छा, बाय द वे यू नीड टू आंसर कि 21 साल की पहली उम्र थी, ठीक है, और यहाँ पे 18 साल की उम्र कर दी गई। तो कौन सा अमेंडमेंट करा गया, कौन सा संशोधन करा गया जिसके तहत आप ये बता सकते हैं कि 18 साल की उम्र हो गई, ठीक है। किसी और कंट्री के अंदर 18 साल के अलावा 16 साल की उम्र भी है, ठीक है, 16 साल की उम्र भी है, 16 साल की उम्र भी है। हमारे इंडिया के अंदर नहीं है पर दूसरी कंट्रियों के अंदर है, तो आप उन्हें भी फाइंड आउट करके हमें कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सो यहाँ पे ये था कि बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज को तय करना कि यूपी में इलेक्शन होने तो यूपी में कितने कितने इलाके के अंदर इलेक्शन होने। दूसरा, अगर वोटर लिस्ट तैयार करनी है तो वोटर लिस्ट में फला की लड़की, फला की बेटी, फला की वाइफ 21 साल का हो चुका है या हो चुकी है, वो वोट दे सकता है। इन 3 लाख ऑफिसर्स को ये बताना कि हाँ आपको यहाँ पे पोलिंग बूथ पे वोट डलवाना है, इन सबको तय करना एक बहुत बड़ा जुआ था। तो 52 के अंदर पहला जनरल इलेक्शन होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब दूसरी पार्टियाँ भी आती है, सीपीआई जैसी पार्टियाँ भी आती है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो देखा गया काफ़ी अच्छा देखा गया क्योंकि पहला था, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोला जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पे कोई धांधलेबाजी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल सीटें जो थी 489,
489 सीटें थी। उन 489 सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद आप देख सकते हैं सीपीआई गवर्नमेंट को मिली थी, एंड देन अदर पार्टियां भी जीती थी। अदर पार्टियों के अंदर फिर आपको पता है लाठी डंडा, थर्मस, सिलेंडर, कुप्पी, मिर्ची, इनके वो सिंबल होते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे आप देखते हैं दो बैलों की जोड़ियाँ जो थी वो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का उस टाइम पे सिंबल था। तो ये एक ऐसी चीज़ है। 2019 तक के इलेक्शन का मैंने पूरा लिस्ट लिख दिया है कि किस किस टाइम पीरियड पे इलेक्शन हुए थे। तो अभी कौन सी लोकसभा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, नहीं 17th लोकसभा इस टाइम पीरियड पे अभी चल रही है हमारी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे वोट शेयर कितने परसेंट लोगों का वोट शेयर देखा गया है, कितने लाख की आबादी पे एक उसको चुना जाता था। तो इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि पहले 3 जनरल इलेक्शन तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। मतलब एक तरफ जहाँ पे 483 सीटें थी तो उसमें से 364 सीटें टोटल उन्हें मिल गई थी, क्योंकि अदर्स पार्टियां भी इनके साथ आ गई थी। उसके बाद दूसरे इसमें जहाँ पे 494 सीटें थी उसमें से 371 इनको मिली। फिर तीसरे इसमें 494 थी, उसमें से 361 सीटें इनको मिली। तो ये सीटें मिलने का रीज़न क्या है, मतलब इतने लंबे समय तक एक ही पार्टी क्यों जीत रही है। तो यहाँ पे एक रीज़न जो देखा गया, जो पूरी बुक के अंदर रीज़न बताया गया है, वो ये बताया गया रीज़न जीतने के कारण कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सभी अगर मूवमेंट्स को देखोगे तो वहाँ पे कांग्रेस का रोल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शुरुआती से रहा था। और गांधी जी के साथ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से ही क्या कहते हैं रहते थे। तो वहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे इनके जीतने का कारण बहुत ज़्यादा तय हो सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे सभी लोग इनको जानते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी एक तरीके की ऑर्गेनाइज पार्टी थी जिनके लीडर बहुत टाइम पीरियड तक लड़े हुए थे, खड़े हुए थे। कांग्रेस की पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत के अंदर फैले थे, दूसरी रीजनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं। तो इसी वजह से इतने लंबे समय तक ये पार्टी जीती। नेहरू एक करिश्माई नेता थे, क्योंकि उनको पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर हर कोई जानता था। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे दूसरी पार्टियां जो थी, अपोजिशन पार्टियां उस समय पे यूनाइट नहीं थी। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस जीती। और उसके बाद अपने भारत के अंदर इलेक्शन का जो सिस्टम था वो कैसा था, वो 2 तरीके का देखा गया इलेक्शन का सिस्टम। पहला है FPTP, 2 चीज़ हमें देखने को मिला है। उसके बाद हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिला है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और FPTP अगर आप देखें तो भारत के अंदर वोट शेयर का अगर परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस को अर्ली टाइम पीरियड पे उतना नहीं मिला था, लेकिन FPTP होने की वजह से जो जीता उसी की जीत, जो सबसे आगे उसी की जीत। भारत के अंदर ऐसा ही होता है, लोकसभा के जितने भी इलेक्शन होते हैं उसके अंदर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत FPTP की वजह से इतने लंबे समय तक इलेक्शन जीतता रहा। भारत इन द सेंस कांग्रेस इतने लंबे समय तक इलेक्शन जीतता रहा। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है अपने भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर FPTP सिस्टम अपनाया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे उसमें देखेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो लोकसभा के इलेक्शन के अलावा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर। सॉरी, अब हम अगले पार्ट के अंदर FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत और बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो and let's meet in the another part. This is it.